अच्छा, if we quickly look at the contents of this particular chapter, so far we are able to cover um, these topics. First of all, we discussed what nonlinear modulation is. Then we discussed about bandwidth of angle modulated waveforms. और इसके लिए हमने पहले दो different kinds of angle modulated waveforms discuss की थी. One was the narrow band FM या narrow band PM, and the other one was wide band FM और wide band PM. और फिर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो नैरो बैंड एफएम या नैरो बैंड पीएम का केस होता है, इसके अंदर जो बैंडविड्थ होती है, इट इज ऑलवेज व्हाट? जी एनीवन? 2B से जी, 2B के बराबर होती है, विच इज सेम एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. जो DSB-SC और DSB-LC का केस होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2BM, where BM is the maximum frequency in your message signal. फिर हमने वाइड बैंड एफएम के केस में हमने कार्सन्स रूल देखा था. That was actually giving us the more appropriate estimation of the bandwidth, और वो है हमारे पास 2 times del f plus bm. This will give us the bandwidth of the angle modulated signal for wide band case, and this is the bandwidth for narrow band FM case. ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. फिर हमने जनरेटिंग FM waves की बात की थी, और इसके अंदर हमने कहा था कि there are two ways. Number one is the indirect method, and the other one is the direct method. Indirect method में हमने we talked about Armstrong method, ठीक है. और आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड में हमने क्या कहा था कि हम सबसे पहले नैरो बैंड एफएम सिग्नल जनरेट करते हैं, और फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर और बैंड पास फिल्टर यूज करके हम उसको वाइड बैंड एफएम सिग्नल बना देते हैं. आज हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की, एंड हम साथ जो डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम सिग्नल का टॉपिक है, हम इसके अंदर देयर आर 3 डिफरेंट वेज फॉर इन ऑर्डर टू परफॉर्म डीमॉड्यूलेशन. तो हम कोशिश करेंगे इसमें से एक या दो जो है वो हम आज डिस्कस कर लें. और इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि हम ये चैप्टर ख़त्म कर दें, सो दैट वी कैन गेट बैक ऑन ट्रैक. सो प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में हम इफेक्ट्स को डिस्कस कर लेंगे. वी विल ट्राई एंड कंक्लूड दिस टॉपिक, और फ्राइडे वाले दिन हम ये दोनों टॉपिक्स कवर करके विल फिनिश दिस चैप्टर. और इंशाल्लाह फ्राइडे को या सैटरडे को मैं आपको आपकी असाइनमेंट नंबर 4 भी जो है वो आपसे शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह. दैट विल बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 5. ओके, लेट मी quickly go to the topic जहाँ हमने लास्ट टाइम अपने डिस्कशन को कंक्लूड किया था. तो हमने ये जनरेटिंग एफएम वेव्स के अंदर हमने इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने आर्मस्ट्रॉन्ग एफएम मॉडुलेटर को डिस्कस किया था, जिसका मतलब है कि आप एक नैरो बैंड एफएम सिग्नल जनरेट करें लाइक दिस, और फिर हमने और उसके अंदर एक इशू आता है जिसमें एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता है. तो उसके लिए हमारे पास बैंड पास लिमिटर है, जो कि एक हार्ड लिमिटर है, एंड यू पास इट थ्रू अ बैंड पास फिल्टर. ये भी हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं. और फिर हमने अपनी डिस्कशन को यहाँ पे कंक्लूड किया था ऑन दिस स्लाइड. यस, सो वी सेड कि जो आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड है, इसके अंदर आप सिंपली एक नॉन लीनियर डिवाइस यूज कर सकते हैं फॉर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन, और एक बैंड पास फिल्टर यूज करके अपनी रिक्वायर्ड जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप अचीव कर सकते हैं. जिसमें हमने एग्जांपल ये दी थी कि अगर हमने 12 फोल्ड इंक्रीज करना है अपनी फ्रीक्वेंसी डेविएशन को, यानी जो डेल एफ है, अगर हम उसको 12 टाइम इंक्रीज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक 12 ऑर्डर का नॉन लीनियर डिवाइस यूज कर सकते हैं, या फिर हम
दो सेकंड ऑर्डर के यूज कर ले और एक वन थर्ड ऑर्डर का यूज कर ले, क्योंकि एक मल्टीप्लायर विल गिव यू 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, देन 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन, देन 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू ओवरऑल 12 टाइम मल्टीप्लिकेशन। सो अगर आपके पास एक बड़े ऑर्डर की नॉन लीनियर डिवाइस अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर नॉन लीनियर डिवाइसेस इन कास्केड। और फिर हम इसको एक बैंड पास फिल्टर से गुजारेंगे जो कि 12 ओमेगा सी के ऊपर सेंटर्ड होगा, तो हमें हमारी वो रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर मिल जाएगा। तो जो आउटपुट पे सिग्नल आएगा उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी भी 12 ओमेगा सी होगा, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो भी 12 टाइम्स होगी, तो वी विल हैव 12 टाइम्स डेल एफ एज वेल। तो हमने वो रिक्वायर्ड जो वाइड बैंड सिग्नल है वो हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। और दिस इज द आर्मस्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट मेथड फॉर जनरेटिंग वाइड बैंड एफएम सिग्नल्स। अभी इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। सो अब ये मल्टीप्लिकेशन अचीव कैसे होती है? अभी हमने यहाँ पे तो वैसे कह दिया कि हम एक मल्टीप्लायर यूज कर लें विद ए नैरो बैंड एफएम जनरेटर, तो वी विल गेट अ स्पेसिफिक वाइड बैंड एफएम सिग्नल। तो जो आर्किटेक्चर प्रपोज किया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। द स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली द सेम, सिर्फ इसकी जो वर्किंग है वो हम आज डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह एक स्पेसिफिक कैरियर फ्रीक्वेंसी और एक स्पेसिफिक डेल एफ अचीव करता है। अभी तक तो हमने बात ये की कि अगर हम खाली एक मल्टीप्लायर लगा दें फॉर एग्जांपल 12 टाइम्स का, तो वो एफ को भी 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा और डेल एफ को भी 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। बट दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक यू कैन से आउटपुट कि 12 टाइम्स एफ इंक्रीज हो जाएगा, 12 टाइम्स del f change हो जाएगा। But what about if we want fc to be at a different frequency and del f to be at a different width या different multiplication फैक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो इन ऑर्डर टू केटर दैट, ये जो आर्किटेक्चर है विच इज शोन ओवर हियर, दिस वाज प्रपोज्ड बाय आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसको हम अभी आज डिस्कस करेंगे, एंड वी विल सी हाउ वी कैन अचीव एनी काइंड ऑफ एफसी and any kind of del f. So let's have a look at it. So the simplified diagram of a commercial FM transmitter using Armstrong method is shown as follows. इसके अंदर ये जो पहले वाला पार्ट है, this is nothing else but your narrow band FM generator, ठीक है। ये पीछे हमने पूरी फिगर देखी हुई है कि आप एक DSP SC मॉड्यूलेटर विच इज अ सिंपल मल्टीप्लायर, जो कि आप नॉन लीनियर डिवाइस से भी यूज कर सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर भी यूज कर सकते हैं, और आप एक स्विचिंग सर्किट भी यूज कर सकते हैं। तो DSP-SC मॉड्यूलेटर को यूज करके आप अपने मैसेज सिग्नल से एक नैरो बैंड एफएम का सिग्नल जनरेट कर लें। तो यहाँ पे वो आपके पास नैरो बैंड एफएम सिग्नल हमें मिल गया है, और ये जो नैरो बैंड एफएम सिग्नल है, लेट्स अज्यूम एट दिस मोमेंट इसकी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो है 200 किलोहर्ट्ज, और जो डेल एफ है ये 25 हर्ट्ज है। तो 25 हर्ट्ज इज अ वेरी स्मॉल डेल एफ, और ये चीज अचीव कर सकती है कि आपके पास जो के एफ एम टी है इसकी वैल्यू इट इज फार लेस देन 1। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड एवरीवन, आई थिंक कोई पीछे बाय डिस्टर्बेंस है, लेट मी सॉर्ट इट आउट। जी, सो यहाँ पे हमारे पास इस कैरियर फ्रीक्वेंसी और एक डेल एफ विच इज 25 हर्ट्ज का हमारे पास यहाँ पे एक नैरो बैंड एफएम सिग्नल जो है वो हमें यहाँ पे अचीव हो गया है, ठीक है, एट दिस पॉइंट। अब जो स्ट्रक्चर है आपके वाइड बैंड एफएम ट्रांसमीटर का, उसके अंदर आप पहले एक मल्टीप्लायर यूज करते हैं, एक जिसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, फिर एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यूज होता है, और हमें पता है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर क्या है, ये सिंपल एक क्रिस्टल ऑसिलेटर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। और हमें पता है कि जब भी किसी एक सिग्नल के साथ आप किसी एक फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक सम प्रोडक्ट आता है और एक डिफरेंस का प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो आपके पास दो डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं एट द आउटपुट ऑफ द फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। फिर आप इसके बाद एक और मल्टीप्लाइंग का फैक्टर यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी अचीव हो जाती है।
ठीक है, और आप उसको एक पावर एम्पलीफायर लगा के बूस्ट करके ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल के अंदर हमने यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, फॉर एग्जांपल ये M1 मल्टीप्लायर का हमने एक ब्लॉक लगाया है जो इसको 64 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब जो 200 किलो हर्ट्ज है ये भी 64 टाइम्स इंक्रीज कर गई है, और 25 जो है ये भी 1.6 किलो हर्ट्ज तक पहुंच गई है, ये 64 से मल्टीप्लाई होके। अब फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जो है ये अपने जो क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किया ये है 10.9 मेगाहर्ट्ज का। अब 10.9 मेगाहर्ट्ज और इसकी इनपुट पे है 12.8 मेगाहर्ट्ज, तो आपके पास एक 10.9 मेगाहर्ट्ज प्लस 12.8 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल मिलेगा, और आपको एक 12.8 माइनस 10.9 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल मिलेगा। ठीक है, एक सम मिलेगा और एक आपको डिफरेंस मिलेगा। और हमें पता है कि हम यहाँ पे कोई एक फिल्टर लगा के वी कैन एक्सट्रैक्ट एनी वन ऑफ दीज टू सिग्नल्स। अब इनमें से कौन सा सिग्नल आपने रखना है, ये जब हम इसको डिजाइन प्रोसेस को देखेंगे कि ये एक्चुअल पूरा डिजाइन प्रोसेस होता कैसे है, हम उस केस में देखेंगे कि हाउ डू यू सिलेक्ट which particular signal you actually need. Do you want the sum component or do you need the difference component? तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने यहाँ पे डिफरेंस कंपोनेंट जो है वो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट 12.8 फ्रॉम 10.9 तो आपको 1.9 मेगाहर्ट्ज मिलेगा। तो हमने डिफरेंस कंपोनेंट रख लिया, और जो 1.6 है उसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हमें पता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होता है ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ट्रांसलेट करता है। जो सिग्नल आपका जी ऑफ एफ पे है वो जी ऑफ एफ माइनस एफ नॉट पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन जो आपका डेल एफ है उसमें कोई चेंज नहीं आता, यानी अगर इस जी ऑफ एफ की विथ एक सर्टन विथ है, इस विथ में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल ओनली बी शिफ्टेड टू एफ नॉट इन दिस केस। तो आपके पास ये जो FC2 है ये FC3 बन गया विच इज नाउ 1.9 मेगाहर्ट्ज, बट डेल एफ विल रिमेन द सेम, इट विल बी 1.6 किलोहर्ट्ज। और फिर आपने एक दूसरा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर यूज किया जिसका वैल्यू आपने 48 रखी हुई है। अब ये 1.9 को आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 91.2 हो गया है, और जो डेल एफ है ये 1.6 से मल्टीप्लाई होके 76.8 किलोहर्ट्ज हो गया है। अब ये वो डिजायर्ड हमारी वाइड बैंड FM के पैरामीटर्स थे दैट आई वांटेड टू अचीव, और वो फाइनल आउटपुट क्या थी कि जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो 91.2 मेगाहर्ट्ज पे हो, और जो डेल एफ है वो तकरीबन 75 किलोहर्ट्ज तक हो। तो हेयर वी कैन सी कि हमारा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो 91.2 मेगाहर्ट्ज पे हो रहा है, और जो मेरी डेल एफ है वो 76.8 किलोहर्ट्ज के ऊपर है। ठीक है, तो बाय यूजिंग अ मल्टीप्लायर देन अ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर एंड देन अ मल्टीप्लायर, ये ब्लॉक का जो आर्किटेक्चर है यू यूज इट विद अ नैरो बैंड एफएम ट्रांसमीटर, तो आपके पास यहाँ पे वाइड बैंड एफएम सिग्नल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ एन आर्मस्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन एक्चुअली वर्क्स। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमारा जो नैरो बैंड एफएम सिग्नल है वो एक कैरियर फ्रीक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज को जनरेट करता है, और आप ये एक क्रिस्टल ऑसिलेटर से भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने मेक श्योर करना है कि जो बीटा की वैल्यू है इट इज फार लेस देन 1, या फिर जो के एफ एम टी था दिस शुड बी फार ग्रेटर देन 1, ये आपके पास कंडीशन होती है, तो आपके पास नैरो बैंड एफएम सिग्नल जनरेट होता है। तो इस कंडीशन को मीट करने के लिए हम जो डेल एफ है इस पर्टिकुलर नैरो बैंड एफएम का वो हम 25 हर्ट्ज जो है वो कंसिडर करते हैं कि हम रखेंगे। 25 हर्ट्ज रखने का मकसद क्या है कि हमें पता है कि आपका जो बेस बैंड सिग्नल है, अगर फॉर एग्जांपल एफएम आप ऑडियो को ब्रॉडकास्ट करने के लिए या अपनी स्पीच को ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज आप सिग्नल की यानी बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल, ये आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 15 किलो हर्ट्ज है। तो अगर मैं बीटा की वैल्यू देखूं तो बीटा किसके बराबर होता है, बीटा इज डेल एफ अपॉन बी एम। तो डेल एफ मेरे पास 25 मैंने कंसीडर किया है, बीएम की वैल्यू अगर 15 किलो हर्ट्ज हम कंसीडर करें जो अपर वैल्यू है, तो बीटा विल डेफिनेटली बी लेस देन 1, क्योंकि 25 डिवाइड बाय 15,000 विल बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू। इशू हमें लो फ्रीक्वेंसीज के साथ है कि अगर मैसेज सिग्नल में जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो कितना इफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये 50 हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो दिस बिकम्स 0.5। ठीक है, अब ये 0.5 शो कर रहा है कि इट इज स्टिल लेस देन 1, लेकिन 25 रखने से हमारी ये कंडीशन मीट हो सकती है। अगर ये वैल्यू मैं 25 से बढ़ाऊंगा तो फिर मेरे पास ये 0.5 की रेशो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये जो वैल्यू आ रही है, तो इट माइट नॉट सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर
केस। तो इस केस में हमें डेल एफ जो है वी हैव टू कंसिडर इट as a value that will give us beta less than 1. So in this case हमने जो del f है वो 25 हर्ट्ज रखा है, that gives us a beta of 0.5 for the worst possible case कि आपके पास जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो। 50 हर्ट्ज से ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास बीटा की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सो टू अचीव, अब हमने अचीव क्या करना है, डेल एफ हमने अचीव करना है 75 किलो हर्ट्ज। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 75 किलो हर्ट्ज की डेल एफ जो हमने अचीव करनी है वो हम कैसे अचीव करेंगे। सो डेल एफ हमें चाहिए 75 के, और हमारे पास जो डेल एफ अचीव हुआ है वो है इट इज 25 हर्ट्ज। तो अब इस केस में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारा कितना है, वी कैन इजीली फाइंड इट आउट। 75,000 डिवाइड बाय 25 करोगे तो ये 3000 आ जाएगा। यानी आपको 3000 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चाहिए इन ऑर्डर टू गेट दिस डेल एफ, ठीक है। और जो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये आप हमेशा डेल एफ से फाइंड आउट करते हैं। यू डोंट लुक एट द कैरियर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कैरियर फ्रीक्वेंसी को तो हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं लेकिन डेल एफ चेंज नहीं होता। तो चूंकि del f चेंज नहीं होता तो आप ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन यू विल ऑलवेज लुक एट द ओवरऑल del f दैट इज रिक्वायर्ड। सो इफ द रिक्वायर्ड del f इज 75 किलोहर्ट्ज, यू डिवाइडेड बाय योर नैरो बैंड fm del f व्हिच इज दिस वन, तो आपको ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता चल जाएगा व्हिच इज 3000 इन दिस केस। Then this can be achieved by two multiplier stages, 64 और 48 की दो आप अगर मल्टीप्लायर स्टेजेस यूज करें तो इस केस में आप इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और वो अगर हम अचीव, अगर ये दो हम लगे तो 64 into 48 will give us 3072 which is very close to 3000। और इस केस में जो डेल एफ हमें मिलेगा वो 76.8 किलोहर्ट्ज जो है वो हम अचीव कर सकेंगे, ठीक है। Note that 64 multiplier can be obtained with 6 doublers in cascade। हम इसको 6 doublers यानी क्योंकि हमारे पास 64 कैसे अचीव हो सकता है, 2 multiplied by 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 2 will give us 64। तो अगर आपके पास ऐसे आपके पास नॉन लीनियर डिवाइसेस अवेलेबल है जिनकी ऑर्डर 2 है तो यू नीड 6 ऑफ देम इन कास्केड। और जो 48 है यू कैन अचीव इट बाय यूजिंग 4 डबलर्स एंड अ ट्रिपलर। अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपको 48 मिल जाएगा। तो अभी हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास डबलर्स और ट्रिपलर्स अवेलेबल हैं, तो हमने 48 और 64 की हमने वो यूज कर ली है मल्टीप्लिकेशन स्टेज। हम आगे जाके जब डिजाइन प्रोसेस देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट कि ये 64 होगा या 64 होगा या 48 होगा। वी विल सी दैट एज वेल। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अब इस केस में जो 200 किलोहर्ट्ज है जो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमने डेल एफ की मदद से ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है व्हिच इज 3000। तो अब हमें ये पता है कि ये 3000 हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो जब 200 किलोहर्ट्ज को हम 3072 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मेगाहर्ट्ज की वैल्यू मिल रही है। लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, इफ यू लुक गो बैक इट इज 91.2 मेगाहर्ट्ज जो है दैट इज द रिक्वायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी। डेल एफ तो हमने अचीव कर लिया 3000 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से व्हिच वी कैन सी हियर। ये जो हमारे पास 76.8 किलोहर्ट्ज है, डेल एफ तो हमने अचीव कर लिया, लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यूज करके जो हमारा 200 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, दिस वन जो नैरो बैंड एफएम का कैरियर सिग्नल है, ये 600 मेगाहर्ट्ज पे चला जाता है व्हिच इज टू हाई। इसलिए हम यहाँ पे 91.2 मेगाहर्ट्ज कैसे अचीव करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन को यूज करते हुए 600 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल को वी मेक श्योर कि वो 91.2 मेगाहर्ट्ज पे आए। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन कैसे हम करते हैं, हम सिंपली उसको एक फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, सम और डिफरेंस हमारे पास जनरेट होता है और हम उसमें से एक जो डिजायर्ड कंपोनेंट है वो हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। ये चीज हमने डिस्कस की थी इन डिटेल जब हमने सुपर हेट्रोडाइन एएम रिसीवर को डिस्कस किया था, जहां पे हम एक कैरियर फ्रीक्वेंसी को जो आरएफ है उसको इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर रहे थे। दिस इज द सेम फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। तो आफ्टर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय 64 हमारे पास जो वही एफसी जो है वो सेकंड एफसी वो 64 से मल्टीप्लाई होके 12.8 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा, और जो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो डेल एफ है वो 25 हर्ट्ज जो है वो 64 से मल्टीप्लाई होके 1.6 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। फिर हम फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यूज करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी है 10.9 मेगाहर्ट्ज टू शिफ्ट द एंटायर स्पेक्ट्रम।
अब हमारे पास जो नई कैरियर फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू, और हमारे पास 1.9 मेगाहर्ट्ज की वैल्यू आ गई। अभी जब हम आगे डिजाइन एक एग्जांपल देखेंगे वी विल सी कि हमने कौन कैसे लेना है, हाउ इफ इधर वी आर गोइंग टू टेक द सम कंपोनेंट और वी आर गोइंग टू टेक द डिफरेंस कंपोनेंट, वी विल सी दैट एज वेल। ओके, सो फिर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है ये जो हम अभी यूज कर रहे हैं, इट विल नॉट अफेक्ट द डेल एफ, तो डेल एफ आपका वही रहेगा 1.6 किलोहर्ट्ज। इस केस में फिर हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 48 से, और इंशाल्लाह अभी जब हम डिजाइन एग्जांपल देखेंगे यू विल सी कि हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि पहले हमने 64 यूज करना है या पहले हमने 48 यूज करना है, वी विल आल्सो लुक एट दैट। तो ये सारे डिजाइन स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो यू कैन इजीली डिजाइन एन आर्मस्ट्रांग मेथड which will generate a wide band FM signal। फिर 48 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास कैरियर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो डिजायर्ड 91.2 मेगाहर्ट्ज होगी, और जो डेल एफ है वो आपके पास डिजायर्ड 76.8 किलोहर्ट्ज आप अचीव कर लोगे। So this scheme has advantage of frequency stability but suffers from inherent noise due to excessive multiplications। तो जितने ज्यादा मल्टीप्लायर्स आप यूज कर रहे हैं उसकी वजह से नॉइज भी जो है वो जनरेट होती है, एंड डिस्टॉर्शन एट लो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज। और हमें पता है क्योंकि बीएम जो है वो जितना लो होगा बीटा ज्यादा करीब हो जाएगा 1 के। जिस तरह अभी हमने देखा था कि अगर सिग्नल आपका 50 हर्ट्ज है तो हमारे पास बीटा की वैल्यू 0.5 आ रही थी, लेकिन अगर आपके मैसेज सिग्नल में कोई कंपोनेंट 50 से भी कम है तो बीटा की वैल्यू 0.5 से बढ़ जाएगी एंड इट विल बिकम क्लोजर टू 1। दिस विल मेक योर नैरो बैंड एफएम सिस्टम लेस स्टेबल। ठीक है, तो हमें लो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं जहां पे बीटा की वैल्यू इज नॉट स्मॉल इनफ। ठीक है, सो वी हैव टू सी कि हमारे पास जो मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो हम स्पेक्ट्रा कंसीडर कर रहे हैं इट शुड हैव अ लोअर फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट इनफ, या फिर हम डेल्टा एफ जो हमने जिस तरह 25 हर्ट्ज रखा था वी मेक श्योर कि हम ऐसा डेल एफ सिलेक्ट करें जो कि लो फ्रीक्वेंसीज ऑफ बीएम को भी केटर कर सके। लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल, इससे हमें ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी। बट बिफोर दैट लेट मी क्विकली टेक द अटेंडेंस। So the question is that you have to design an Armstrong indirect FM modulator to generate an FM signal with carrier frequency, ये हमें carrier frequency चाहिए, and del f जो है वो हमें 10.24 किलोहर्ट्ज चाहिए। ठीक है, ये हमारी कंडीशंस हैं इस FM जनरेटर के लिए। और जो हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल हैं वो क्या है कि जो नैरो बैंड आपका FM जनरेटर है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी इतनी जनरेट कर रहा है और जो डेल एफ है वो 5 हर्ट्ज जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास नैरो बैंड एफएम जो है वो अवेलेबल है। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है कि आपके पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी डबलर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह के आप डबलर्स यूज कर सकते हैं एज अ मल्टीप्लायर। फिर आपके पास कंडीशन है कि जो लोकल ऑसिलेटर आपने यूज करना है फॉर योर फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, ये जो लोकल ऑसिलेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्टेबल है बिटवीन 400 टू 500 किलोहर्ट्ज। तो ये जो लोकल ऑसिलेटर है ये 400 के से 500 के तक वेरी हो सकता है ये लोकल ऑसिलेटर। और जो हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर है इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ये वही है जिस तरह हम पीछे देख रहे थे कि नैरो बैंड एफएम जनरेटर जो है ये आपको FC1 और डेल F1 देगा। फिर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन की स्टेज होगी जिसको हम M1 कह रहे हैं, ये FC1 को FC2 बना देगा और डेल F1 को डेल F2 बना देगा। उसके बाद जो लोकल ऑसिलेटर है F लोकल ऑसिलेटर FLO, ये मिक्सर में जाएगा। मिक्सर इज नॉट नथिंग एल्स बट अ मल्टीप्लायर। इस मल्टीप्लायर के आउटपुट पे डेल F2 को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मिक्सर सिर्फ फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेट करता है, उसको एक्सपैंड नहीं करता। तो डेल F2 विल रिमेन द सेम। जो FC2 है आपके पास ये एक सम सिग्नल जनरेट करेगा और एक डिफरेंट सिग्नल जनरेट करेगा। तो यू वुड यूज एन अप्रोप्रिएट बैंड पास फिल्टर टू गेट योर रिक्वायर्ड FC3 जो कि नया फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, दैट विल बी FC3 एंड FC3 डेल F3 विल बी सेम एज डेल F2 एट दिस पॉइंट। यहाँ पे del F3 will be same as del F2। और फिर इस सिग्नल को जिसकी फ्रीक्वेंसी FC3 है और डेविएशन del F3 है उसको आप M2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नई मल्टीप्लिकेशन स्टेज होगी और आपको FC4 और del F4 जो आपका रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज और डेविएशन है विच इज 97.3 मेगाहर्ट्ज और दिस वन इज 10.24 किलोहर्ट्ज, ये आपको यहाँ पे अचीव हो जाएगा। तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू फॉलो दिस आर्किटेक्चर व्हिच इज गोइंग गिवन ओवर हियर। ओके, सो ये हमारे पास
सॉरी, ये हमारे पास डिजायर्ड आर्किटेक्चर है, दिस वन फॉर एन एरो बैंड, फॉर ए वाइड बैंड एफएम जनरेशन। सो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो टोटल मल्टीप्लीकेशन हमें कितनी रिक्वायर्ड है? बिफोर दैट लेट मी राइट डाउन समथिंग हियर। दिस इज 20 and 5, okay, this is 20K and this is 5, और यहाँ पे हमें चाहिए 97.3 मेगाहर्ट्ज और 10.2 और किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो ये डेल एफ हमारा ये रिक्वायर्ड है और FC4 हमें ये रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे नैरो बैंड FM जो है वो 20K FC1 जनरेट कर रहा है और डेल F1 जो है वो 5 है। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो टोटल मल्टीप्लिकेशन हमें कितनी रिक्वायर्ड है? जिस तरह हमने पहले बात की, वी ऑलवेज लुक एट द रिक्वायर्ड डेल एफ टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो डेल F4 जो है वो 10.24 है के, और जो हमारे पास डेल F1 है वो है 5। तो इन दोनों को आप डिवाइड करें, डेल F4 डिवाइड बाय डेल F1, तो आपको 2048 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल जाता है। अब हमें पता है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, ये टोटल मल्टीप्लिकेशन है फ्रॉम हेयर टिल हेयर। और बीच में टोटल स्टेजेस कितनी है? 2 स्टेजेस हैं, एक M1 है और एक M2 है। तो हमें पता है ये जो टोटल मल्टीप्लिकेशन है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ M1 एंड M2, और ये M1 मल्टीप्लाई बाय M2 विल गिव यू 2048। अब जिस तरह हमारी ये कंडीशन थी कि यू कैन ओनली यूज फ्रीक्वेंसी डबलर्स, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास 2048 है, कैन इट बी रिप्रेजेंटेड बाय ओनली डबलर्स? यस ऑफ कोर्स। हम अगर 11 डबलर्स यूज करें तो हमारे पास 2048 की मल्टीप्लिकेशन हमें अचीव हो जाएगी। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है कि आप 2048 का एलसीएम लेना शुरू कर दें विद रिस्पेक्ट टू 2, 1024, 512, 256, करते 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 अब ये सारा एंड पे जब 0 आएगा तो ये टोटल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो 11 बनेंगे, विच इज लाइक दिस। ओके, अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आता है कि आपको किस किस्म की नॉन लीनियर डिवाइसेस चाहिए, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये आता है, आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, से 15 दी हुई है मिसाल के तौर पे, तो आप सबसे पहले देखें सबसे लीस्ट आपके पास क्या वैल्यू उसके ऊपर जाती है। आप देखते हैं पहले जी आपको एक ट्रिपलर चाहिए, फिर किसी पॉइंट में आपको एक 5 टाइम्स का कोई ऑर्डर चाहिए। तो जब आप किसी भी एक नंबर का एलसीएम लेना शुरू कर देंगे, उस एलसीएम के बाद जितने भी कंपोनेंट्स आपके पास आएंगे, आपको इन ऑर्डर की नॉन लीनियर डिवाइसेस जो है वो आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो यू कैन ऑलवेज लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। ओके ओके, सो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो टोटल मल्टीप्लिकेशन है M1 M2 की, वो 2048 है और वो 11 डबलर से आप अचीव कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे ये भी बात की थी कि ये जो वैल्यू है, दिस इज 97.3 मेगाहर्ट्ज एंड दिस इज 10.24 K, if I'm not wrong, yes, और this is 20K and this is 5. तो so since we can only use frequency doublers, we have 3 conditions. अब देखें, चूंकि हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी डबलर यूज करने हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो मल्टीप्लायर है ये भी 2 रेज टू पावर कोई n1, यानी कुछ समझो 5, 6, 2, 3 कुछ डबलर्स आप यहाँ यूज करेंगे और कुछ डबलर्स आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो चूंकि आप सिर्फ डबलर्स यूज कर सकते हैं, तो ये जो M1 है, यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक 2 रेज टू पावर n1, यानी कि इतने डबलर्स आपके यहाँ पे यूज होंगे। लाइकवाइज M2 के लिए N2 डबलर्स आप यहाँ यूज करेंगे। और एक चीज आपको कंफर्म है कि जो N1 प्लस N2 है वो 11 होगा, वो आपको यहां से पता चल गया। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हम, जिनको यूज करके हम अपनी कुछ बेस लाइन बनाना चाह रहे हैं कि हमारे पास ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी और हमारे पास किस तरह के कंपोनेंट्स जो है वो हम यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें अचीव हो गई है कि ये जो M1 है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 रेज टू पावर N1, this can be represented as 2 raised to power n2। but obviously अगर हमारे पास खाली डबलर्स ना हो, हमारे पास कोई 3 टाइम को कंपोनेंट है, कोई और आपके पास डिवाइस है, तो यू कैन नॉट राइट M1 as 2 raised to power n1। ये इस केस में जो स्पेसिफिक हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें हमारे पास खाली डबलर्स अवेलेबल है। और अगेन ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड है, इट्स वन ऑफ द मेन डिजाइन प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कोर्स, तो यू शुड एक्सपेक्ट इट इन योर फाइनल एग्जाम। तो इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं वो आप करें, ताकि आपका कम से कम एक पार्ट जो आपके फाइनल एग्जाम में है वो आप कवर कर सकें। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। ओके,
अब हम एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हमें ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर पता है तो हम FC2 निकाल सकते हैं। FC2 कैसे निकलेगा? FC2 मींस कि आप FC1 को 2n1 से मल्टीप्लाई कर दें, जो वो मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। और लाइक वाइज जब आपको ये मल्टीप्लायर भी पता है तो आप यहां से FC4 भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो FC4 किसके बराबर है? FC4 इज 2n2 टाइम्स F3, यानी ये FC3 इस कंपोनेंट इस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको FC4 पता चल जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको FC1 का ऑलरेडी पता है, FC1 हमारे पास 20K है, और इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको FC4 का पता है जो हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है विच इज 97.3 मेगाहर्ट्ज। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। इसके अंदर आपको एक N2 की वैल्यू पता होनी चाहिए और आपको FC3 पता होना चाहिए। लाइकवाइज यहाँ पे आपको N1 पता होना चाहिए और आपको FC2 पता होना चाहिए। मीनिंग कि अगर आपको N1 पता चल जाए तो आपको FC2 पता चल जाएगा, या फिर आपको फॉर एग्जांपल N2 पता चल जाए तो आप इस वाली टर्म को इस साइड पे ले आएंगे इज इक्वल टू के साइड पे, तो आपको FC3 पता चल जाएगा। तो यू यूज दीज काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस टू एक्चुअली फाइंड आउट कि आपके पास N1 की वैल्यू क्या है, क्योंकि दैट विल डिसाइड कि ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना है। इसी तरह आप N2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये M2 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना है। ओके सर, तो ये हम खुद से सेट कर सकते हैं 5 और 6 और या 6 और 5? देखिए या डिजाइन फिर इसका में कोई क्राइटेरिया है? इसमें डिजाइन क्राइटेरिया है। यू कैन नेवर जस्ट टेक अ वैल्यू कि ये हम 5 ले लेते हैं, ये 6, इसमें कोई हिट एंड ट्रायल वाली चीज नहीं है। आपको एक डिजाइन प्रोसेस फॉलो करना होगा एंड बेस्ड वो डिजाइन प्रोसेस आप कैसे फॉलो करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो भी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ये पता है कि जो लोकल ऑसिलेटर है ये 400K से 500K तक वेरी करता है, क्योंकि हमने वी हैव टू कंसीडर ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन आवर डिजाइन टू इन ऑर्डर टू फाइंड द ओवरऑल डिजायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड डेल एफ। तो अभी हम देखते हैं ये हम कैसे अचीव करेंगे। अच्छा, सो हमें यहाँ तक अभी तक चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास ये जो FC2 है ये FC1 के साथ कैसे रिलेट कर रहा है और FC4 जो है वो FC3 से कैसे रिलेट कर रहा है। अच्छा, हमें पता है कि जो हमारा लोकल ऑसिलेटर है वो 400K से 500K के बीच में वेरी कर रहा है। ओके, अच्छा, अब हमने देखना है कि FLO जो है लोकल ऑसिलेटर की कौन सी फ्रीक्वेंसी हमने ट्यून करनी है। 400 से 500 के बीच में ये वेरी हो सकता है। सो हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी FLO की हम कंसिडर करें तो हमारे पास ये पूरा प्रोसेस जो है ये जस्टिफाई हो जाएगा, जिसके अंदर हमें ये डिजायर्ड आउटपुट अचीव हो जाएगी। अब हमें ये पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी मिक्सर है ये कैसे काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल दिस इज FLO, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है लोकल ऑसिलेटर की FLO है और यहाँ इनपुट पे जो सिग्नल मिल रहा है वो है FC2। तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं? मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है कि FLO प्लस FC2 का सिग्नल जनरेट हो जाए। मिक्सर क्या करता है, सम और डिफरेंस हमें प्रोवाइड करता है। या हमारे पास FC2 माइनस FLO हो जाए, या हमारे पास FLO माइनस FC2 हो जाए, यानी FLO माइनस FC2 हो जाए, FLO प्लस FC2 हो जाए, या FC2 माइनस FLO हो जाए। FC2 प्लस FLO चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट विल बी सेम एज दिस वन। ये बात समझ आ गई सबको? जी सर। तो ये ही पॉसिबल सिग्नल्स हैं जो हम अचीव कर सकते हैं इस मिक्सर के बाद कि या वो FLO माइनस FC2 या FLO हो, because the other possible condition is FC2 plus FLO। ये वाला केस और ये वाला केस दोनों सेम है। दिस इज FLO प्लस FC2 एंड दिस इज FC2 प्लस FLO, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू टेस्ट दीज 3 कंडीशंस एंड सी कि हमारी डिजायर्ड जो FLO है वो क्या होगी। तो हम इन 3 कंडीशंस को टेस्ट करेंगे कि हमने किस वाली कंडीशन को कंसीडर करना है। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास ये है कि FC3 जो है इट इज FC2 प्लस FLO या FC2 माइनस FLO, और दूसरी हमारे पास कंडीशन है FLO माइनस FC2। ठीक है, और हम ये देखें ये जो हमने बात की थी FLO माइनस FC2, FLO प्लस FC2, FC2 माइनस FLO, इनकी आउटपुट्स हमें क्या मिलेंगी? इट वुड बी वन ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज जो ये FC3 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसकी आउटपुट पे वी कैन हैव एनी वन ऑफ दीज 3
नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, इन तीनों में से जो डिजायर्ड बैंड पास फिल्टर हम यूज करेंगे दैट विल बी माय न्यू FC3। तो इसका मतलब है FC3 इन तीनों में से कोई एक फ्रीक्वेंसी है जो हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर जी सर हमें वो 2 वाली यूज करनी चाहिए ना, क्योंकि अगर हम वैसे ही मल्टीप्लाई करके देखें FC1 को जी सिंपली, यानी हमारे मल्टीप्लाई फैक्टर से 2048 से, तो वो जी सर हमारे रिक्वायर्ड से कम बन रहा है, तो हमें फिर ऐड वाली यूज करनी चाहिए देखिए जिसमें प्लस हो रहा हो। ये तो आप इंट्यूशन से कर रहे हैं ना कि जी ठीक है, उसको मैं उससे मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो वो वैल्यू जो है उससे बढ़ जाती है, तो वी हैव टू टेक द डिफरेंस वन। लेकिन जब आप डिजाइन का क्राइटेरिया यूज करेंगे तो देन यू वुड बी एबल टू फाइंड दीज n1s, क्योंकि आपको ये तो पता है कि एक मल्टीप्लायर फैक्टर जो है वो मेरे पास 2n1 है, द अदर वन इज 2n2, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2? अभी तो आपने ओवरऑल एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखा है 2048 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन मिक्सर तो सिर्फ इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को कंसीडर कर रहा है विच इज 2n1। इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे तो m2 का इफेक्ट है ही नहीं। तो हो सकता है m1 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सिर्फ 2 टाइम्स हो और इसका 1024 हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब उस केस में 2048 से तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू बहुत बाहर चली जाती है, लेकिन पहली स्टेज के बाद तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इट इज जस्ट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। हाउ वुड यू नो कि पहली स्टेज 2 है और दूसरी 1024 है, या पहली स्टेज 4 है अगली वाली जो है वो 512 है? हाउ वुड यू नो दैट? ये तब तक आपको नहीं पता चल सकता जब तक आप इस डिजाइन प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम हर एक स्टेज पे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं सो दैट हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सके कि n1 की n2 की इनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं FC3 के लिए कि FC3 जो है वो प्लस माइनस ये केस हो सकता है या वो ये केस हो सकता है। तो लेट्स टेस्ट ऑल दीज 3 केसेस। सो पहला केस हमारे पास ये है कि FC3 इज FLO माइनस FC2, यानी हम इसको पहले टेस्ट कर रहे हैं FLO माइनस FC2 को। अब ये देखें FC3 इज इक्वल टू FLO माइनस FC2, ये जो कंडीशन है मेरे पास, अब मुझे पता है कि मेरे पास FC3 किसके बराबर है 2n2 टाइम्स FC4, और जो मेरे पास FC2 है दिस इज 2n1 FC1। ये हमने शुरू में कंडीशन देख ली थी, ठीक है। अब ये जो FC3 है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं इसके साथ, और हमें पता है FC4 हमें ऑलरेडी पता है, FC4 हमारा कितना था 97.3 मेगाहर्ट्ज विच इज द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो FC3 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2n2 टाइम्स 97.3 मेगा। FLO मुझे नहीं पता, और FC2 वो किसके बराबर है FC2 2n1 FC1 से रिप्लेस हो सकता है, और FC1 हमें ऑलरेडी पता है FC1 इज हाउ मच, इट इज 20K, जो हमारी नैरो बैंड FM का कैरियर फ्रीक्वेंसी है। तो मेरे पास सर जी सर इससे पिछले स्लाइड में FC4 इज इक्वल टू 2 की पावर n2 FC3 नहीं थी? जी FC4 is equal to okay this is FC4 and this is FC3, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अब इस केस में ये जो 2n2 है ये इस साइड पे आ जाएगा, तो इट विल बिकम 2n-, क्योंकि आपने इसको उस साइड पे आप ले गए। तो ये जो FC3 है दिस F3 विल बी रिप्लेस्ड बाय 2n2, और FC4 जो है वो 97.3 मेगाहर्ट्ज है, और जो आपके पास ये FC2 है इस FC2 को आप रिप्लेस कर देंगे 2n1 टाइम्स FC1, और ये FC1 जो है ये 20K इसकी वैल्यू है। अब इसके अंदर FC3 और FC2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से FLO की जो वैल्यू निकलेगी इट विल बी इन टर्म्स ऑफ n1 and n2, am I right? Yes sir. अब हमें पता है कि इस जो एक्सप्रेशन आएगी उसके अंदर एक वैल्यू n1 की होगी और एक वैल्यू n2 की होगी। अब हमें ये पता है कि n1 प्लस n2 जो है ये 11 के बराबर है, तो आप इसके अंदर जो n1 की एक्सप्रेशन है n1 की जगह आप पुट कर सकते हैं 11 माइनस n2। तो जब आप n1 की जगह 11 माइनस n2 पुट करेंगे तो यू विल गेट ओनली वन एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक अननोन होगा विच इज n2।
बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अब हमारे पास FLO आपने फाइंड आउट करना है इस रेंज के अंदर, और आपको सिर्फ एक N2 की वैल्यू जो है, एक अननोन वेरिएबल आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब हमने देखना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कहेंगे कि हमने ये वाली इक्वेशन जो है वो कंसिडर करनी है। अगर ये नहीं होगा तो हम फिर दूसरी को टेस्ट करेंगे, दूसरी नहीं होगी तो फिर हम तीसरी को टेस्ट करेंगे, एंड वी विल सी बहुत। केस में 2 माइनस N2 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अब अगर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू इट हैज टू बी एन इंटीजर वैल्यू। मिसाल के तौर पे N1 अगर 1 है तो N2 क्या होगा? 10 सर। 10। ये अगर 2 होगा तो ये कितना होगा? 9। 9। यानी कोई एक इंटीजर वैल्यू होगी, क्योंकि अगर आपको N2 पता चल जाता है तो N2 से आप N1 निकाल सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि आपने 11 में से उस N2 को माइनस करना है, आपको N9 की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे N2 की एक इंटीजर वैल्यू रखता हूं। फॉर एग्जांपल पहले N2 को रखता हूं 1। ठीक है, 2 रेज टू पावर -1 जो है उसको आप 13.826 इंटू 10⁻7 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास एक FLO की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये FLO की वैल्यू इस रेंज के अंदर है फिर तो आपकी ये N2 बिल्कुल ठीक है। लेकिन N2 की वैल्यू रखने से अगर ये रेंज अचीव नहीं होती, इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमने कंसीडर नहीं करनी। वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट कंडीशन। सो अगर हम इसके अंदर N2 की वैल्यूज वेरी करें, हम इसको 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें, यू विल ऑब्जर्व कि नो इंटीजर वैल्यू ऑफ N2 विल लीड टू रियलाइजेबल FL2। आप N2 को 1 पुट करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, आप सारी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये वैल्यू 400K से 500K के बीच में नहीं आ सकती। और वो देख भी सकते हैं आप, ये देखें, ये जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपके पास बन रहा है ये 138 मेगाहर्ट्ज बन रहा है। 138 मेगाहर्ट्ज को डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर N2 आप कर रहे हैं, यानी N2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 10 हो सकती है, कि अगर आपका N1 जो है वो 1 है तो N2 की वैल्यू 10 होगी। तो अगर 2 रेज टू पावर 10 पुट करें तब भी ये 400K से 500K के बीच में नहीं आता। तो आप N2 की कोई भी वैल्यू डाल लें, FLO की वैल्यू इस रेंज के अंदर, जो रिक्वायर्ड रेंज है इसके अंदर ये नहीं आती। इसका मतलब है कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं जहां पे FC3 इज FC2 माइनस FLO। हम अब ये माइनस वाला जो कंडीशन है हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। इसके अंदर भी हम ये करेंगे कि FC3 की जगह हम 2 रेज टू पावर माइनस N2 FC4 पुट कर देंगे, और FC2 की जगह हम 2 रेज टू पावर N1 FC1 पुट कर देंगे, और N1 की जगह 11 माइनस N2 पुट कर देंगे। तो जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास FLO की ये वैल्यू आएगी। लेट मी क्लियर इट फॉर यू ताकि आपको क्लियरली नजर आए। अब इस केस में आपके पास FLO की ये कंडीशन आ रही है। अगर आप इस कंडीशन को देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू डिवाइड माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है आपके पास। तो हमें पता है ये एक छोटी वैल्यू है, ये एक बड़ी वैल्यू है। तो छोटी में से बड़ी वैल्यू निकलेगी तो फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी लेस देन 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी जस्टिफाई नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास आखिरी जो केस है वो है FC3 इज FC2 प्लस FLO। अब हमने ये FC3 प्लस FLO वाली कंडीशन जो है, ये ऊपर वाली, हमने इसको टेस्ट करना है। अगेन हम 2 रेज़ टू पावर माइनस N2 FC4 इज इक्वल टू FC3 एक ये यूज करेंगे, एंड FC2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर N1 FC1, और N1 इज इक्वल टू 11 माइनस N2। हम ये तीन कंडीशंस लेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी FLO की। ठीक है, अब मैं इस FLO के अंदर N2 को वेरी करूंगा 1 2 3 4 5। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप N2 की वैल्यू 7 कंसीडर कर रहे हैं तो FLO की वैल्यू 440 किलोहर्ट्ज आ रही है।
तो हमने जब N2 को 7 पुट किया तो हमारे पास FLO की वैल्यू 440 किलोहर्ट्ज आ गई है और वो इस रेंज के अंदर है। तो हमें यहां से एक चीज तो ये पता चल गई कि हमने जो N2 लेना है वो हमने 7 लेना है। तो अगर मेरा N2 7 है तो N1 की वैल्यू क्या होगी? 4। इससे आपको ये पता चल गया कि जो आपकी पहली स्टेज है M1 की जो स्टेज है उसकी जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो कितना है? 2⁴ विच इज व्हाट? 16। ठीक है। और जो आपका M2 की स्टेज है उसकी 2⁻7 है, वो किसके बराबर होगा? 1 to 8। तो ये आपका सेकंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है एंड दिस इज योर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो आपके पास जो वो डिजाइन था M1, ये लोकल ऑसिलेटर और ये M2, इसके अंदर ये M1 आपको पता चल गया ये है 16, n इज इक्वल टू 4। ये आपके पास कितना है? 128, n इज इक्वल टू 7। और ये लोकल ऑसिलेटर की वैल्यू क्या निकली थी? 440K। सर ये n2 इज इक्वल टू 7 कहाँ से लेके आए? हमने ये N2 की वैल्यू जो कंसीडर की है इस इक्वेशन के अंदर FLO इज इक्वल टू 2⁻⁻N2, इस N2 को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे अगेन 1 2 3 4, जिस तरह हमने ऊपर वाले दो केसेस को कंसीडर किया था, इस केस को और इस केस को। हम N2 को जब वेरी करेंगे, N की वैल्यू जब आप 7 लेंगे तो यू विल सी कि FLO की वैल्यू 440 किलोहर्ट्ज आती है। और हमारी कंडीशन ये है कि आपके पास FLO जो है इट हैज टू बी बिटवीन 400K to 500K। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो हमने N2 की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से निकाली है 7? हिट एंड ट्रायल से नहीं की, यू हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज। सर देखिए ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है, जो आपके पास FLO है इट हैज टू बी बिटवीन दिस रेंज। ठीक है। अब इस रेंज के अंदर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दिस इज एन आइटरेटिव मेथड जिसके अंदर आप N2 की वैल्यू वेरी कर रहे हैं और FLO की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आप जब इस इक्वेशन को 2⁻⁻N2 5.634 × 10⁻7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑल यू नीड टू डू इज आप इसको आइटरेटिवली सॉल्व करें। N2 को 1 पुट करें, फिर N2 को 2 पुट करें, 3 करें, 4 करें। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसके अंदर पहले 1 पुट करें, फिर 3 पुट करें, फिर 5 पुट करें, जस्ट टू रिड्यूस डाउन द आइटरेशंस। अगर वो वैल्यू 5 पुट कर समझे 9 पुट करने से 440K से ऊपर चली जाती है और 3 पुट करने से बहुत नीचे आ जाती है, तो यू वुड नो कि द वैल्यू वुड लाई समवेयर इन बिटवीन। आपने न्यूमेरिकल मेथड का कोर्स पढ़ा हुआ है? हैव यू स्टडीड आइटरेटिव मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस? नहीं सर, अभी तक नहीं। चले वो फिर आप फिर कभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस केस में आप N2 को वेरी करेंगे आइटरेटिवली और you will look at the value of F local oscillator and that local oscillator value as long as it's inside the given range, तो आपके पास ये desired N2 है। and when you know the desired N2 you can find desired N1। so अब आपको N1 भी पता चल गया तो आपको M1 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता चल गया, M2 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता चल गया और आपको लोकल ऑसिलेटर का भी पता चल गया कि आपने लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या सिलेक्ट करनी है, वो आपने 440 किलोहर्ट्ज जो है वो अचीव करनी है। जी और कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना था कुछ? जी सर हम लोगों ने यहाँ इनिशियली बोला डबलर है, अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज आती है जहाँ ट्रिपलर भी है और डबलर भी है तो तब कैसे हम करेंगे? मतलब ये सारा स्टेप समझ में आ गए हैं क्योंकि ये तो N1 + N2 से हो रहा है इज इक्वल्स टू 11, तो उस केस में क्या करेंगे? जो आपके पास ये जो इक्वेशंस बनेगी वो यहाँ पे 2⁻N1 नहीं होगा। ठीक है, वहां पे अगर आपने फॉर एग्जांपल डबलर यूज कर रहे हैं या ट्रिपलर यूज कर रहे हैं तो इक्वेशन विल बी इन दैट फॉर्म। अगर डबलर है तो इट विल बी 2⁻N1, अगर ट्रिपलर है तो 3⁻N1, अगर 5 टाइम्स है तो 5⁻N1। जो भी डिजायर्ड आपके पास जो भी डिवाइस आपको अवेलेबल होगी यू विल यूज दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ मल्टीप्लायर। तो बेसिकली आपका मकसद ये है कि आपने इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है इन वन फॉर्म और अनदर। तो ये आप बेस्ट तरीका तो ये है कि आपके जो एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स हैं उनमें देखें कि आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड के जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनको आप सॉल्व करें ताकि आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकें एंड यू विल हैव मोर प्रैक्टिस ऑफ इट। प्रोसेस इसका यही है कि आपने इन इक्वेशंस को टेस्ट करना है, इन 3 इक्वेशंस को, एंड यू वुड कम अप कि इनमें से एक इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी आपकी गिवन कंडीशन को एंड दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स एंड द
frequency of the local oscillator. Okay. ओके सर। यस सर। सो अब इस केस में हमारे पास ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड था, इस केस में फॉर n2 n1 विल कम आउट टू बी 4। तो जो फाइनल स्टेज होगी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो आपका पहला मल्टीप्लायर स्टेज है, ये 16 का होगा। m2 जो है दिस विल बी 128, और जो लोकल ऑसिलेटर है ये 440k का होगा। जब आप ये इस चीज से, और आपने किसी भी डिजाइन प्रॉब्लम में ये तीन चीजें ही फाइंड आउट करनी है कि आपके पास मल्टीप्लायर स्टेज 1, मल्टीप्लायर स्टेज 2 और लोकल ऑसिलेटर की वैल्यू क्या है। ये तीन वैल्यूज आप सिलेक्ट करेंगे तो यू विल गेट योर डिजायर्ड आउटपुट जो आपको यहां पे चाहिए। ओके, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस आर्मस्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट एफएम जनरेटर के अंदर डिस्टॉर्शंस किस किस्म की होती हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ये चीज। हम पहले थोड़ी सी डिस्कस कर चुके हैं, हम सिर्फ उसको रिलेट ही करेंगे इसके साथ। तो हमारे पास जो आर्मस्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट एफएम जनरेटर है, इसमें दो किस्म की डिस्टॉर्शंस होती हैं। एक आपके पास एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन है और दूसरी फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल नैरो बैंड एफएम सिग्नल जो है, इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ये हमने वो देखी थी एक्सप्रेशन जो कि DSB SC से मिलती जुलती है एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, वो आपको याद होगा, मैंने आपको दिखाया था कार्टेशियन टू पोलर ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, इसको यूज करके आप इसको इस फॉर्म में E of t cos of omega ct प्लस थीटा t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें ये ET और थीटा t उस प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं, ये थीटा t और ये E of t। ठीक है, सो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। अब इस फॉर्म के अंदर जो ET है, ET would be something like this and this theta t would be like this. You can apply that property directly and you will see what E of t is and theta t is. आपको याद है वो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी? Do you remember? याद, आई थिंक। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, और अगेन आपको ये प्रॉपर्टीज लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको गिवन होंगी अगर जरूरत हुई। इस प्रॉपर्टी की बात करें, रेक्टेंगुलर टू पोलर एंड पोलर टू रेक्टेंगुलर, कि आपके पास A cos ऑफ अल्फा प्लस B साइन ऑफ अल्फा की फॉर्म में अगर आपके पास गिवन हो, तो अब C cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा जो है वो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो C है वो इस तरह निकलता है, और ये जो थीटा है वो आप इस तरह निकालते हैं। तो इसके अंदर ये जो C है ये हमारा E of t है, और ये जो थीटा है ये हमारा थीटा ऑफ t है। तो हम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी विच इज रेक्टेंगुलर टू पोलर, आप A cos ऑफ अल्फा प्लस B साइन ऑफ अल्फा को C cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। यही काम अब हमने यहां पे किया हुआ है। तो आपके पास A cos ऑफ अल्फा और B साइन ऑफ अल्फा की फॉर्म में गिवन है, तो आपने C cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा की फॉर्म में इसको आपने लिख लिया, वेयर ET इज दिस एंड थीटा t इज गिवन बाय दिस। तो अब इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन है, ये जो आपके पास एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन है, क्योंकि इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो जब ये फंक्शन ऑफ टाइम है तो इट्स मीन इट इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन हमें पता है कि जो FM का सिग्नल होता है उसका तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो हम ये एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन जो आ रही है, ये जो E of t है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम whereas it is supposed to be a constant value, हम इस E of t को कैसे खत्म कर सकते हैं? How can we make this amplitude variation constant? कैसे हम कर सकते हैं जी? anyone? सर क्वेश्चन सर हार्ट लिमिटर जी, जो हमने वो बैंड पास लिमिटर डिस्कस किया था कि पहले हम एक हार्ड लिमिटर यूज करें और फिर एक बैंड पास फिल्टर यूज करें, तो आपके पास ये जो एम्पलीट्यूड वेरिएशंस होती हैं ये खत्म हो जाती हैं। तो यू एक्चुअली यूज अ बैंड पास लिमिटर टू ओवरकम एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शंस। ये आपकी एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शंस खत्म हो जाएंगी। ओके, फिर आपके पास जो थीटा टी है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन है, क्योंकि ये आपके फ्रीक्वेंसी को अब चेंज कर रही है। नॉर्मली एफएम के केस में ये थीटा टी क्या होना चाहिए? ये KF80 होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो फाई एफएम है दिस इज A
cos ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के एफ ए टी, ये हमारे पास एफ एम की एक्सप्रेशन है। अब मैं पीछे जो हमने उसकी शेप देखी थी, ये जो ए था इट वाज ए टाइम्स ई ऑफ टी, इसको तो हम चलो रिकवर कर लेते हैं बाय पासिंग इट थ्रू अ बैंड पास लिमिटर, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो थीटा टी है इसको ओरिजिनली क्या होना चाहिए, के एफ ए टी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो थीटा निकल रहा है वो tan इनवर्स के एफ ए टी निकल रहा है। तो ये चूंकि हमारे पास वैल्यू डिफरेंट है, दिस एक्चुअली शोज कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी के अंदर भी डिस्टॉर्शन आ रही है, इंस्टेड ऑफ इट बीइंग के एफ ए टी इट इज tan इनवर्स के एफ ए टी। ठीक है, तो अब इस थीटा टी से अगर मैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं सिंपल इस थीटा टी का डेरिवेटिव ले लूंगा, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस के स्क्वायर एफ ए स्क्वायर टी एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ व्हाटएवर द एंगल इज। आपको पता है ना tan इनवर्स x का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर निकलता है। ठीक है, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ जो भी एंगल है वो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो अगर इस केस में ये x है तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और जो इसका डेरिवेटिव है के एफ तो कांस्टेंट है, और ए टी का डेरिवेटिव जो है वो ए डॉट टी हो जाएगा, वो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल थीटा टी। ठीक है, अब इस केस में हम इसको आगे फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए डॉट टी जो है वो एम ऑफ टी के बराबर होता है, क्योंकि ए ऑफ टी जो है, ए ऑफ टी इज नथिंग एल्स बट इंटीग्रेशन एम अल्फा डी अल्फा। तो जब आप इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो मैसेज सिग्नल बन जाता है, तो यू गेट के एफ एम टी ओवर 1 प्लस के स्क्वायर एफ ए स्क्वायर टी। ये मेरे पास थीटा डॉट टी की वैल्यू आ रही है, विच इज माई इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। अब इस केस में मैं मैक्लैरन सीरीज एक्सपेंशन करता हूं। मैक्लैरन सीरीज एक्सपेंशन क्या होती है, पता है आप में से किसी को? नो, इट इज आपके पास 1/1 माइनस एक्स हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो एंड सो फोर्थ, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाती है। तो हम इसको 1 ओवर इस टर्म को हम x अज्यूम करें और उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। के एफ एम टी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट नहीं यानी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, ये बाहर आ जाएगा। 1/1 प्लस के एफ स्क्वायर ए स्क्वायर को एक्सपैंड करूँ तो मेरे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, और इसके अंदर के एफ एम टी 1 माइनस के एफ स्क्वायर ए स्क्वायर टी प्लस के एफ 4 ए 4 ऑफ टी सो एंड सो फोर्थ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब हम इस पूरी टर्म के अंदर के एफ एम टी को बाहर निकाल लें या समझ लें इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, लेट मी क्लियर इट सो दैट आपको क्लियरली समझ आए। तो ये जो के एफ एम टी है ये इस 1 से भी मल्टीप्लाई कर रहा है और इन बाकी सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मैं इस 1 वाली टर्म को बाहर ले आता हूँ, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज लिख देता हूँ, ये बाकी सारी टर्म्स है, इनके साथ भी के एफ एम टी मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसको इस तरह लिखने का सिर्फ एक मकसद ये है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो ओरिजिनल इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा आई, it was supposed to be what, it was supposed to be omega c plus kfmt। तो इसके अंदर ये जो पार्ट है ये हमारे पास kfmt होना चाहिए था ओमेगा c के साथ, लेकिन अब जो kfmt के साथ मुझे ये जो सारी टर्म नजर आ रही हैं ये सारी मेरी फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन है बेसिकली, ऑल दीज टर्म्स दैट आर कमिंग विद kfmt, और ये मेरे सिस्टम को इफेक्ट कर सकती हैं। So ideally, instantaneous frequency should be kfmt. The remaining terms are the distortion. इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज द डायरेक्ट जनरेशन ऑफ एफएम वेव। तो आज के लेक्चर में हमने इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेटिंग एफएम वेव्स को डिटेल में देख लिया, हमने एक डिजाइन प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लिया और साथ हमने डिस्टॉर्शंस भी देख ली जो कि आपके पास एफएम जनरेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, विच इज द एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन एज वेल एज द frequency distortion. So that concluded the indirect generation of FM wave topic. कल हम इंशाल्लाह direct generation of FM wave को discuss करेंगे। Clear? Yes sir. Thank you very much. I'll see you guys tomorrow at 9:30. Allah Hafiz. Allah Hafiz.